हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट वीडियो में हमने पेपर वन से रिलेटेड बेसिकली जो हमारे 200 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 120 मिनट आप लोगों को जो अटेम्प्ट करने हैं उससे रिलेटेड जो हमने डिस्कशन किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो जो है बेसिकली आप लोगों के लिए है वो है पेपर वन का जो सेकेंड पार्ट है आप लोगों का टेक्निकल पोर्शन 100 क्वेश्चन का। तो उससे रिलेटेड जो सिलेबस एसएससी जेई ने आप लोगों को दिया हुआ है इन योर एडवर्टीजमेंट वो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है किस लेवल तक पढ़ना है वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आप लोगों का पार्ट सी दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जो गलतियां मैंने ऑलरेडी वीडियो वन में आप लोगों को बताया हुआ है, पार्ट वन जो अभी मेरे वीडियो का आया हुआ है उसमें, कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो आप लोगों का कंटिन्यूटी में रहता है, वो पहले ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोगों का जो पेपर रहता है वो पार्ट ए बी सी करके दिया होगा, तो पार्ट सी जो है वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है। लोगों से क्या गलतियां होती हैं कि वो सिविल का पेपर जो रहता है वो भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट सिविल का पैटर्न मैकेनिकल का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑल्दो सिलेबस कुछ मैच करता है, ठीक है। बट आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही जाके आप लोगों का पेपर सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का जो सिलेबस में है वो है आपका सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत हद तक मार्क्स कवर करता है आप लोगों के 100 मार्क्स में। ठीक है, जनरली आप लोग देखेंगे 6 to 7 क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज 6 to 7 मार्क्स आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से आसानी से मिल सकता है। ओके, बट मेजर आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है, थ्योरी ऑफ मशीन का जो बेसिक्स है आप लोगों का लिंक काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म इन्वर्जन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इन्वर्जन्स को क्या क्या हमने डेजिग्नेट किया हुआ है, वो सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आता है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस मशीन टूल में यूज होता है या किस मशीन टूल में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस मशीन टूल में और उसका वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टॉपिक फ्लाईव्हील का। ओके, तो फ्लाईव्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लाईव्हील से हर साल एक नए क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को आप लोगों को बेसिकली ये देखना है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जनरली अगर आप पूछा आपसे तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्योरी अगर आई तो बेसिकली आप लोगों को फ्लाईव्हील का ही, फ्लाईव्हील के बारे में ही पूछा जाएगा कि इन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स और फ्लाईव्हील का बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारे ऑटोमोबाइलिंग में, हमारे मशीन में। ओके, नाउ थर्ड इज योर पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट। ओके, ये टॉपिक बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बेल्ट्स का क्वेश्चन आप लोग मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे और अभी ये थ्योरी ऑफ मशीन के टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को क्या पढ़ना है, पावर ट्रांसमिशन में तो बेल्ट में आप लोगों का जो टेंशन रेशियो का जो आप लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है T1/T2 इज टू ई रेज टू म्यू थीटा, जो फ्लैट बेल्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथ ऑफ बेल्ट आप लोगों को पढ़ना है, व्हाट इज म्यू व्हाट इज थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को बेसिकली देख के जाना है। डिफरेंस बिटवीन वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट, ये क्वेश्चन जनरली पूछता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोगों का ये सब आ जाएगा कि व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट बेल्ट, व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ योर वी बेल्ट। ओके, और जो इसका बेसिक फॉर्मूला है आपका टेंशन का। ठीक है, इसके अलावा टेंशन में आपको इनिशियल टेंशन का कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ, व्हाट इज द इनिशियल टेंशन। ठीक है, उसके बाद आपका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन। ये तीनों चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनका कंपैरेटिव करके आप लोगों को फॉर्मूला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्लचेस। क्लच का टॉपिक बेसिकली आप लोगों को पूछता है कि इसके रिलेटेड थ्योरी पूछी जाएगी आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी या यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। प्लेट्स एंड कोनिकल क्लचेस, प्लेट क्लच में आप लोगों का आ जाता है सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट, इसका एप्लीकेशन पूछता है, ये कहाँ यूज होता है ये पूछेगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद करनी है। ओके, इससे रिलेटेड आपके इसके एडवांटेज याद करने हैं, डिसएडवांटेज याद करने हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी पढ़नी है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को। ओके, इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब मल्टी प्लेट क्लच का क्वेश्चन आता है उसमें नंबर ऑफ प्लेट्स इन कॉन्टैक्ट्स का आएगा। ओके, तो वो फॉर्मूला आप लोगों को देख के जाना है, कभी फॉर्मूला पूछ देता है और कभी कभी आप लोगों को उससे रिलेटेड की नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, कॉनिकल क्लच में आपको क्लच का बेसिकली जो फॉर्मूला है किस प्रिंसिपल पे वर्क करना है, ठीक है, ये थ्योरी आप लोगों को पढ़ के जानी है।
ये कौन से थ्योरी पे वर्क करता है, इसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। ओके, तो बेसिकली ये आप लोगों का जो क्लच का पार्ट है, इसमें से भी आप हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गियर्स हैं आपके। तो गियर्स क्या है, टाइप्स ऑफ गियर। पहले गियर आपको पढ़ना है, ठीक है। गियर प्रॉपर्टीज क्या होती है, गियर गियर पावर ट्रांसमिशन थ्रू गियर और पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट विच इज मोर इफेक्टिव, सबसे मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा हुआ है कभी कभी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर में बेसिकली आप लोगों को ये पढ़ना है कि सपोज जो भी आप लोगों का गियर दिया हुआ है वो पैरेलल शाफ्ट के लिए है, कनेक्टिंग शाफ्ट के लिए है, किस तरीके परपेंडिकुलर शाफ्ट जो होगा, या आप लोगों की जो डिफरेंशियल में कौन सा गियर यूज होता है, वो सब चीजें आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका गियर्स हो गया, गियर्स का टॉपिक, गियर ट्रेन का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा होगा, ओके। बट ये जो गियर प्रोफाइल है एंड गियर रेशियो कैलकुलेशन, ये आप लोग गियर प्रोफाइल जनरली डिजाइन में पढ़ते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है मशीन डिजाइन का आप लोगों का सब्जेक्ट, ओके। तो गियर प्रोफाइल में बेसिकली क्या क्या है, इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोटल प्रोफाइल, दोनों के आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है, ठीक है। प्रेशर एंगल के बारे में पढ़ना, प्रेशर एंगल का क्वेश्चन जनरली पूछता ही है हमेशा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोइडल प्रोफाइल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और क्यों हम इन्वॉल्यूट को प्रेफर करते हैं या क्यों हम साइक्लोइडल प्रोफाइल को प्रेफर करते हैं, ओके। सेकेंड इज योर गियरिंग रेशियो कैलकुलेशन। तो गियर ट्रेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको गियरिंग रेशियो का कैलकुलेशन ये समझना पड़ेगा। गियर ट्रेन को थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चले जाइएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर गवर्नर्स, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, ओके। गवर्नर्स क्या होते हैं, व्हाट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर फ्लाई व्हील, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी कभी। इसका प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ना है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में ज्यादा डीप तक जाके आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ओके। जो बेसिक थ्री डिफरेंस है इसके, डिफरेंट जो आपके गवर्नर का, वो टॉपिक आप लोगों को देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आप लोगों को यहाँ पे गियर के लिए स्पेशली करनी है, जो एसएससी में जनरली पूछता है, द हाइट ऑफ गवर्नर वाला जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को देख के जाना है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल्स इसके आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और उनको समझ के जाना है, ओके। कैलकुलेटर इफ नॉट अलाउड, तो उससे भी आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि कितना प्रोपोर्शन में आंसर जा सकता है। एग्जैक्ट लाने के लिए इट विल बी अ टाइम टेकिंग, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों के पास हार्डली 35 to 40 सेकेंड है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर रिविटेड जॉइंट। रिविटेड जॉइंट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, जॉइंट एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है, टीयरिंग एरिया आपको पढ़ना है, शेयर एरिया के बारे में आप लोग को पढ़ना है, बेसिकली फॉर्मूला पढ़ना है, व्हाट इज इसका एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। रिविटेड जॉइंट से या आप लोगों के जो गवर्नर है, सॉरी गवर्नर में से आप लोगों का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ये मान लीजिए गवर्नर रिविटेड जॉइंट है, एक या दो क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैम। वाई कैम्स आर यूजफुल, कैम इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है। आप लोग जैसे सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मशीन जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं या 4 बार लिंकेज या लिंक मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पेयर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कैम प्रोफाइल से रिलेटेड आप लोग को जनरली पूछता है, कैम प्रोफाइल में इफ समथिंग इज गिवन कैम एंड फॉलोअर और विच काइंड ऑफ पेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है आप लोगों के एसएससी जेई का, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार देखने को मिल भी सकता है, ठीक है। तो कैम्स और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्स आप लोगों को पढ़ना है और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेसिकली इससे रिलेटेड जो आप लोगों का डायग्राम है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाते थे, वो न्यूमेरिकल पेपर 1 में तो नहीं पूछ सकता, पेपर 2 में मेंस में भले पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट इज योर बेरिंग्स। बेरिंग्स में बॉल बेरिंग आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एंड योर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बेरिंग्स आपको वो भी पढ़ना है, ओके। उसके बाद है आपका टॉपिक फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पिवोट्स। फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पिवोट से बेसिकली आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन का टॉपिक है, यहाँ से आप लोग अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर 1 जेई का, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये टॉपिक बहुत हद तक कैरी करता है आप लोगों का 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप लोगों का मैकेनिक्स भी है एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी है, ओके। मैकेनिक्स में बेसिकली आप लोगों को पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है। तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस में पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये आप लोगों को देखना है। साइन लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों को आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, पेपर में आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है वो आप लोगों को देखना है। उसके बाद बोला जाएगा कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दे सकता है या थ्योरी का कुछ क्वेश्चन बना के दे सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर द वेरियस लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने इक्वेशंस होते हैं, उन इक्वेशन से कितने अननोन्स हम बना सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को इस टॉपिक में कवर अप करेगा। ओके। एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस आप लोगों को पूछेगा। नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आपके तीनों लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। न्यूटन के जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ है, इनर्शिया, मोमेंटम एंड योर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। तो उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल बेसिकली जो आप लोगों का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले इक्वेशंस थे, ठीक है, या मोमेंटम का जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल दिया तो दिया, अदरवाइज थ्योरी ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड, थर्ड इज योर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन से रिलेटेड बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, बेसिकली जो म्यू आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। ओके। एंड नेक्स्ट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। ओके। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में जो बेसिक ये पूछता है कोन ऑफ फ्रिक्शन, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये चीजें कहाँ से, किन किन बीच, किसके किसके बीच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। छोटा सा न्यूमेरिकल दिया तो शॉर्ट ऑफ सिंगल लाइन का डेरिवेट करके जो आप लोगों के न्यूमेरिकल बन सकते हो आप लोगों से फ्रिक्शन में पूछेगा। ओके। यहाँ तक जो था आप लोगों का, ये तो था आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक। ठीक है। अब आ जाता है आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। ओके। रीजन क्या है? देखने में बहुत छोटा लग रहा है, 4 वर्ड का है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। बट स्ट्रेस ही बहुत बड़ा टॉपिक है, स्ट्रेन ही एक टॉपिक है अलग से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस स्ट्रेस स्ट्रेन में आती है वह आप लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। टॉपिक में ऑल्दो इतना एलोबरेट करके दिया नहीं है सिलेबस में, बट आपको ये जो चीजें इसके अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को देखनी है। ओके। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हमेशा आप लोगों को मिलता है, हुक्स लॉ के बारे में पूछेगा। उसके बाद हुक्स लॉ अगर नहीं हुआ तो उसके बाद यील्ड पॉइंट के बाद आप लोगों का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वहां से आप लोगों का नेकिंग एरिया, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। आफ्टर दैट इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट बेसिकली ये जो हुक्स लॉ है वही आप लोगों को इलास्टिक लिमिट के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो हुक्स लॉ को अच्छे से डिराइव करके देखना है। जो आगे मेरे वीडियो लेक्चर्स आएंगे आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें मैं अच्छे से आप लोगों को ये स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ओके। नेक्स्ट इज योर इलास्टिक कांस्टेंट, ECK। ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। इन तीनों को हमने कहाँ से डिराइव किया, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। आफ्टर दैट आप लोगों का एक पॉइंट और आ जाता है, दैट इज द पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0 होगी तो ई और सी में क्या रिलेशन होगा, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू की 0.5 होगी तो ई और सी में क्या रिलेशन होगा। ये सब चीजें थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते आप लोग चलिए तो आप लोगों को बेसिकली एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, इस टॉपिक से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, ठीक है, दोनों को अलग अलग पहले आप लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोड, सेकेंड टॉपिक ये हो जाता है इसमें आपका। ठीक है। थर्ड इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस लोड के लिए, यूटीएल है, पॉइंट लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, किस लोड के लिए किस तरीके का आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का क्वेश्चन हमेशा पूछा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन योर एस एफ बी एम। ठीक है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में आप लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है।
ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे अचीव होता है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली बनता है आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम से। ठीक है, कोई बीम दे देगा, वहां पे आप लोगों को शो करने बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, और डेटा इनसफिशिएंट, सपोज ऐसे सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट जब आप लोग यहाँ पढ़ लेंगे इलास्टिक कांस्टेंट का टॉपिक, उसके बाद पॉइजन्स रेशियो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। पॉइजन्स रेशियो के बाद जो स्ट्रेन का टॉपिक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो डेल एल जो आप लोगों का होता है चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ई का जो फॉर्मूला आप लोग लगाते हैं। ठीक है, वहां से आप लोग क्या है, अगर सिंगल डायरेक्शन ऑफ फोर्स है मतलब यूनिएक्सियल फोर्स लगा हुआ है, उस केस में ऐसा इक्वेशन बनेगा। बट अगर ट्राइएक्सियल फोर्सेस है, आप लोगों की ट्राइएक्सियल लोडिंग का कंडीशन है किसी भी बॉडी पे, तो वहां पे एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्वेश्चन आता है। तो जब इलास्टिक कांस्टेंट में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो स्ट्रेस इन कंपोजिट बार के लिए बेसिकली आपको जो चेंज इन लेंथ का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ओके, स्ट्रेस कब जनरेट होगा, स्ट्रेस किस कंडीशन में जनरेट नहीं होगा बॉडी पे, ये सब चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। थर्मल स्ट्रेस का वैसे तो टॉपिक यहाँ पे दिया नहीं है, बट थर्मल स्ट्रेस भी आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं। थर्मल स्ट्रेस में जनरली ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है कि 0 to 20 डिग्री तक बॉडी पे कोई स्ट्रेन नहीं है एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ यील्डिंग अप टू द सपोर्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, वैल्यू इज 0। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, ठीक है, तब तक आप लोगों का स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट इज योर टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में एक चीज आप लोगों को देखना है, पहला है आप लोगों का टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, उसके नोमेनक्लेचर, टॉर्शन इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, उनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन पैरेलल, ये दोनों चीजें आप लोगों को पढ़नी है। शाफ्ट इन सीरीज का क्या कंडीशन है, शाफ्ट इन पैरेलल का क्या कंडीशन है, ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है बट कोई लेंथी न्यूमेरिकल नहीं होगा, एक सिंपल सिंगल लाइन का जो आप लोग का इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्यूशन होगा वैसे ही टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है। ओके, बकलिंग, बकिंग ऑफ कॉलम दिया हुआ है, बेसिकली है बकलिंग ऑफ कॉलम्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो बकलिंग ऑफ कॉलम में बेसिकली आप लोगों को क्या पढ़ना है, पहला तो आप लोगों को यूलर्स फॉर्मूला या यूलर थ्योरी, सेकंड इज रेनकाइन थ्योरी। डिफरेंस पढ़ना इन दोनों का, तो दोनों आपका जो यूलर और रेनकाइन का थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज यूलर फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, रेनकाइन की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ये आपके थ्योरी से क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग कॉलम के लिए कौन सा है, शॉर्ट कॉलम के लिए क्या है, स्ट्रट्स क्या होते हैं, शाफ्ट्स क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, बीम क्या होती है। ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं, ये सबका डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ के जाना है। शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, स्ट्रट्स क्या होता है, ठीक है, स्ट्रट्स इज बेसिकली शॉर्ट ऑफ कॉलम विद एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ के जाना है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ के कंपैरिजन करके आप लोगों को क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, वन बीम इज हिंज्ड एट बोथ एंड एंड अदर इज हिंज्ड एट वन, फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट द अदर एंड। ठीक है, कंपेयर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द टू बीम्स, या सॉरी टू कॉलम्स। ओके, तो आप लोगों को इसका कंपैरेटिव बना के आंसर निकालने आएगा। ठीक है, थिन वॉल प्रेशर वेसल, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेशर वेसल का टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, एक से दो क्वेश्चन। यूलर थ्योरी, रेनकाइन थ्योरी में से आप लोग एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉर्शन भी आप लोगों का एक दो क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, 1 and 2 कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो क्वेश्चन इसमें टॉर्शन से आ रहा है, ठीक है, तो मे बी आप लोगों का बकलिंग ऑफ कॉलम का रेनकाइन आप पूछ के यूलर का कोई क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इसके बाद बेंडिंग का एक टॉपिक इसमें बेसिकली सिलेबस में नहीं है, बट बेंडिंग से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, बिकॉज जब आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आप लोग पढ़ रहे हो, तो बेंडिंग ऑफ बीम्स भी आप लोगों का एक टॉपिक कवर करता है, जिसमें आप लोगों का बेंडिंग इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, सैगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस कंडीशन पे होगा ये भी पूछ सकता है। ठीक है, लास्ट इज योर थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स में बेसिकली आप लोगों को पहली चीज थिक के बारे में, थिक वॉल्ड प्रेशर वेसल्स
सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, थिन वॉल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंशियल हुक स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, सर्कमफ्रेंशियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, ये आप लोगों को बेसिकली पढ़ के इतना जाना है। न्यूमेरिकल्स आएगा तो बेसिकली प्रेशर वेसल्स आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा कि प्रेशर इज इंटरनल प्रेशर इज गिवन, ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेस, ओके, या डाया कैलकुलेट या थिकनेस कैलकुलेशन, ऐसा ही कुछ एक पॉइंट आपको कैलकुलेशन के लिए दे सकता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इतना सिलेबस है आप लोगों का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो यहाँ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों टॉपिक आप लोगों को कवर करूँ तो यहाँ पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन में भी आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन तो आप लोगों को मिले जाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल में सबसे पहले आप लोगों का जो टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो इसमें आपको पीवी-पीटी डायग्राम, ठीक है, वाटर का, वो पढ़ के जाना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पढ़ के जाना है। ठीक है, पीटी में ट्रिपल पॉइंट लाइन होता है, पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा है आपसे। ठीक है, पीवी डायग्राम में आप लोगों को प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंजेस जो है, ठीक है, कर्व किस तरीके से मूव करता है, वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब आप लोग पीवी-पीटी समझ जाएंगे, इवन आपका टीएस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो आगे जो आने वाले आपके स्टीम साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, उसमें आप लोगों को जो साइकिल बनाना है, ठीक है, पीवीटीएस डायग्राम में, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पीवी एंड पीटी प्रॉपर्टी सब्सटेंस लाइक H2 वाटर के लिए आप लोगों को पढ़ना है। सेकंड इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल विद रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टीम जनरेशन की बात आई तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का कंपोनेंट हो जाता है बॉयलर। ठीक है, तो बॉयलर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ऑल्दो बॉयलर के बारे में आके जो पावर प्लांट वाले रनकाइन साइकिल आएगा उस टॉपिक में भी आप लोगों को कवर करना है। तो चाहे आप लोग यहाँ बॉयलर के बारे में पढ़ लीजिए, चाहे पावर प्लांट के टॉपिक में आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, स्टीम जनरेशन में बेसिकली आप लोगों को इंट्रोडक्शन, जो टेबल है, टेबल में आप लोगों को बेसिकली ये है कि टेबल जो है आप लोगों को वो पढ़ के तो जाना है। ठीक है, बट इससे रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये जो मूलियर चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मूलियर चार्ट, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो मूलियर चार्ट बेसिकली क्या है, दिस इज योर एचएस चार्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मूलियर चार्ट इज व्हाट टाइप ऑफ कर्व, तो ये एचएस कर्व है, एंथैल्पी एंट्रोपी कर्व होता है। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन, वेट एंड सुपरहीटेड स्टेटस। ठीक है, तो आप लोगों का जो सैचुरेशन कर्व है वो आप लोगों को पढ़ के जाना है, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि सैचुरेशन कर्व में कौन सा पॉइंट वेट रीजन होता है, ठीक है, कौन सा सुपरहीटेड रीजन है, कौन सा ड्राई रीजन है। ओके, सुपरहीटेड क्यों हुआ, वेट क्यों हुआ, ड्राई क्यों हुआ। उसके बाद उससे रिलेटेड छोटे से न्यूमेरिकल आप लोगों को देखते हैं कि फॉर पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर द कंडीशन ऑफ स्टीम इज फाउंड टू बी दिस मच एंड दिस मच। ठीक है, तो कैलकुलेट द एंथैल्पी, कैलकुलेट द एंट्रोपी, कैलकुलेट द टोटल हीट एक्सचेंज। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टॉपिक आता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ, या बेसिकली आप लोग बोलते हैं परसेंटेज फॉर्म ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ ड्राइनेस इज प्रेजेंट इन द स्टीम। ठीक है, तो ये चीजें, ये क्वेश्चन जनरली आप लोगों को फॉर्मूला जो है, कभी फॉर्मूला पूछा हुआ है, कभी आप लोगों को स्टीम का कंडीशन दिया, उससे रिलेटेड आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने बोलेगा। तो ये टॉपिक, एक क्वेश्चन तो जनरली, अगर इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन नहीं दिखा, ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप लोग तो 100% एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, आपके पेपर में होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ सुपरहीट ऑफ स्टीम, सैचुरेशन कर्व पढ़ोगे, जब आप सुपरहीटेड स्टेटस के बारे में पढ़ोगे तो डिग्री ऑफ सुपरहीट आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है डिग्री ऑफ सुपरहीट, दूसरा डिग्री ऑफ सुपर कूलिंग होता है। ठीक है, सॉरी, सब कूलिंग होता है। तो ये दोनों चीज आप लोग देख लेना। अबव द सैचुरेशन कर्व जब जाएगा प्रेशर टेम्परेचर तो वो डिग्री ऑफ सुपरहीट कहलाएगा, बिलो द सैचुरेशन कर्व लिक्विड में जाएगा तो वो सब कूलिंग कहलाएगा। ठीक है, अब एचएस डायग्राम आ गया, इससे एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एचएस कर्व में हाउ द मूवमेंट ऑफ योर कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन किस तरीके से डाइवर्ट होता है, किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, सेकंड इज ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन कैसे मूव करती है। तो ये सब चीजें एक बार आपको थॉरोली इस एचएस चार्ट जो है, ठीक है, मोलियर चार्ट जो है, उसको आप लोगों को पढ़ के अच्छे से जाना है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या आप लोगों को दिया हुआ है, कौन सा कर्व किस प्रॉपर्टी से मूव कर रहा है,
किस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है, कितना आगे जाके कितना डाइवर्ज होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ इट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आप लोगों का क्या है, पहले तो आ जाता है आप लोगों का सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का जो प्रोसेस है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हीट आ जाएगा, उसके बाद वर्क आएगा आप लोगों का। तो यही सब चीज़ों से आप लोगों का फर्स्ट लॉ स्टार्ट होता है। स्टोर्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में है, तो पहले आप लोगों को हीट एंड वर्क पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, हीट एंड वर्क को अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज को उनका डिफरेंस समझ के चले जाना। हीट क्यों का, वर्क कौन सा हाई ग्रेड एनर्जी, कौन सी लो ग्रेड एनर्जी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों के पेपर में। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट लॉ डेल क्यू इज इक्वल्स टू, साइक्लिक प्रोसेस में डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एनर्जी, व्हाई इंटरनल एनर्जी इज बीइंग कैलकुलेटेड इन थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, तीनों की आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक होते हैं, आइसोकोरिक होता है, आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक हो गया, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आप लोग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्रोसेस से रिलेटेड आप लोगों को कर्व जरूर पूछ सकता है। तो मैंने जो यहाँ पे आपको मेंशन किया, पीवी पीटी डायग्राम अच्छे से पढ़ना है, तो वो आप लोगों को पढ़ना है इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के प्रोसेस आएंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा कि वहाँ अगर आपको पीवीपीटी डायग्राम या टीएस डायग्राम बनाने आता है तो यहाँ आप इजीली कर्व को जस्टिफाई कर सकते हैं, कर्व को इजीली एनालाइज करके आंसर रिप्लाई कर सकते हैं कि कौन से कर्व के बारे में हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये बेसिकली एल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू वाला जो आप लोगों का फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आप लोगों को पूछा जाएगा। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों है होता है और क्या होते हैं वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ तक जो आप लोगों ने एनर्जी इक्वेशन तक पढ़ा, इसी बीच में टॉपिक आता है आप लोगों का इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, कि आउट ऑफ दीज 4 वैल्यू, सपोज प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, टेम्परेचर दिया, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया, स्पेसिफिक एंथैल्पी दी हुई है, आउट ऑफ ऑल दीज 5 व्हाट, कौन कौन से आपके इंटेंसिव है, कौन कौन से एक्सटेंसिव है। ठीक है, क्या मैच द कॉलम शॉर्ट ऑफ आप लोग को दे दिया, टेबल 1 कंटेन्स दिस, टेबल 2 कंटेन्स दिस, मैच द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जानी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव से तो क्वेश्चन जनरली पूछता ही है। ठीक है, हीट एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा, ये प्रोसेस से क्वेश्चन आता ही आप लोगों का। उसके बाद कर्व से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोसेस नहीं पूछा तो कर्व जरूर पूछेगा, और एक छोटा न्यूमेरिकल कोई आप लोगों को वर्क डन से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, गामा के बारे में पूछेगा। ठीक है, सीपी बाई सीपी, सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद बेसिकली जो टॉपिक आ जाता है वही आएगा आपका फ्लो एनर्जी। फ्लो एनर्जी में जो आप लोगों को पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी जब आप लोग पढ़ेंगे तो सीपी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के बारे में एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सेकेंड इज स्टेडी फ्लो एंड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बेसिक जो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस होते हैं हमारे, टरबाइन, कंप्रेशर, डिफ्यूजर, नोजल, ठीक है, वो क्वेश्चन देख के न्यूमेरिकल पूछ सकता है। न्यूमेरिकल नहीं दिया तो इसका थ्योरी आएगा। थ्योरी में बेसिकली ये बोल सकता है कि डिराइव द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ टरबाइन टोटली सील्ड, ठीक है, नो हीट लॉसेस। ओके, तो आप लोगों को वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पूछेगा। इसकी यूनिट पूछ सकती है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्या है, किस यूनिट में आप लोग कैलकुलेट करते हो, डेल डब्ल्यू आते हैं, किलो जूल पर के जी, कहाँ कौन से वाले फॉर्मूले में आते हैं, नोमेनक्लेचर्स क्या है, एंथैल्पी, प्रेशर, वेलोसिटी, देन योर हीट, सेम आरएचएस में आप लोगों का भी वैसा एंथैल्पी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का वेलोसिटी, देन योर वर्क डन। ठीक, तो ऐसे टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से रेज होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट कर लो ये जो टॉपिक फर्स्ट लॉ का आप लोगों ने देखा, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ सिंक रिजर्वायर, हीट, हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर।
सेकेंड लॉ जैसे ही आता है तो सबसे पहले एक दिमाग में बहुत बड़ी चीज क्लिक करती है, जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, बेसिकली योर एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी अभी से आप लोग को यहाँ पे जंप नहीं करना है। पहले आप लोग ये सिंक सोर्स रिजर्वायर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड रिजर्वायर ये जरूर देख लीजिएगा। हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन का क्वेश्चन जनरली पूछता है। टेम्परेचर दिया है आप लोगों को, एफिशिएंसी निकालने बोल देगा या वर्डन कैलकुलेट करने बोलेगा इंजन का। ठीक है, तो ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, पूछा भी है। ठीक है, एक्सपेक्ट कर लो कि एक क्वेश्चन आएगा इस बार। हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, इसमें आ जाता है एक छोटा सा टॉपिक सीओपी का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? ठीक है, कि हीट पंप के लिए क्या है, रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ एचपी, मतलब हीट पंप, एंड कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, दोनों का सीओपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन केस अगर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया है तो सीओपी ऑफ हीट पंप कैसे निकाल लोगे, ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप सीओपी का एक्सपेक्ट कर लो कि आएगा ही। ठीक है, गलती होने का सिर्फ एक चांस रहता है, यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, 1 - T2/T1 मैक्सिमम। रिवर्सिबल का केस होता है तो रिवर्सिबल इंजन का हमेशा, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ हीट इंजन से रिलेटेड जो आप लोगों की थ्योरी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल इंजन या रिवर्सिबल हीट इंजन जरूर पढ़िएगा। उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, तो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, कार्नोट की ज़्यादा होगी कि रिवर्सिबल इंजन की, तो बीइंग अ रिवर्सिबल इंजन कार्नोट एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्नोट साइकिल ये आप लोगों का आगे यहाँ पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है। ये आता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है ये केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट? पहला चीज, स्टेटमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें से रेज होता है कि व्हाई देयर वाज अ वायलेशन ऑफ योर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, व्हाई द वायलेशन ऑफ योर क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो वायलेशन क्यों हुआ ये आप लोगों से पूछेगा। PMM1, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये डायरेक्टली कौन से वाले आपके स्टेटमेंट को रिलेट करता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप लोग थ्योरी क्वेश्चन केल्विन प्लैंक से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आइदर सीओपी रेफ्रिजरेटर या इसमें से तो आप लोगों का एक क्वेश्चन तो आना ही है। थ्योरी भी एक आएगा, मान के चलो न्यूमेरिकल भी आप एक्सपेक्ट कर लो सीओपी कैलकुलेशन का। केल्विन प्लैंक क्लॉसियस स्टेटमेंट जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है। ठीक है, बट आई एम श्योर कि ये जो टॉपिक है इसमें से आप लोगों के दो क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल जाएंगे। एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लोग पढ़ोगे, क्वेश्चंस कई बार आप लोग देखोगे कि इन अ टेम्परेचर स्केल 100 डिग्री सेल्सियस इज डिनोटेड बाय 150। ठीक है, तो इन दैट बट सेम स्केलिंग ऑफ टेम्परेचर 130 फ़ारेनहाइट ऑफ टेम्परेचर विल बी शोन इन हाउ मच। तो ऐसा करके क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक से आप लोगों को बेसिकली सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ठीक है, और आप लोगों का केल्विन, ये तीनों का रिलेशन आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। क्लॉसियस इंटीग्रल, ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी आप लोगों को पढ़नी है, डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला जो आप लोगों का एक रिलेशन है वो। ठीक है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं, थ्योरी पूछ सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लीजिए, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, अब आया मेजर टॉपिक जो सेकंड लॉ का है आपका, एंट्रोपी। एंट्रोपी प्रिंसिपल पूछा हुआ है, स्टेटमेंट सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लेगा। ठीक है, एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल केस, फॉर इरिवर्सिबल केस, फॉर इम्पॉसिबल केस, ये भी पूछेगा, जनरली पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन ऑफ आइडल गैस प्रोसेस। आइडल गैस प्रोसेस आप लोगों के कैसे कैसे थे, तो आप लोगों का जो एक इक्वेशन आता था, गिब्स इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कभी कभी डायरेक्ट पूछा है कि आउट ऑफ दीज विच इज द गिब्स इक्वेशन, तो वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइडल गैस के लिए कुछ इक्वेशन डेराइव करेंगे, वो आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतने टॉपिक से आप लोग एक्सपेक्ट कर लो, जो केल्विन है और ये एंट्रोपी वाला है, इसमें से भी आप लोग दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही। तो दो क्वेश्चन इसमें से हो गए, दो क्वेश्चन इसमें से, इस टॉपिक में चार, तो चार और चार आपके 8 क्वेश्चन तो अभी थर्मोडायनामिक्स से फिलहाल इसमें हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्नोट साइकिल, कार्नोट एफिशिएंसी। ठीक है, कार्नोट साइकिल का बेसिकली पीवीटीएस डायग्राम अच्छे से देखना है। अल्टरनेट 1 और ट्वाइस ईयर के बाद एक क्वेश्चन तो कार्नोट साइकिल के पीवीटीएस डायग्राम का पूछता ही है। ठीक है, कार्नोट एफिशिएंसी दे देगा, कार्नोट पे आपको टेम्परेचर दे देगा, कैलकुलेट द वर्क डन या हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड, कुछ भी निकालने आ सकता है। तो न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है वो भी पूछा हुआ है।
टेबल के फॉर्म में भी पूछ सकता है, कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके एयर स्टैंडर्ड जो ऑटो डीजल साइकिल उसमें कौन कौन सा प्रोसेस है, मिक्स करके पूछ सकता है। ओके, सेकंड इज योर पीएमएम2 डेफिनेशन एंड इज इम्पॉसिबिलिटी। जो वॉल्यूशन ऑफ आपका एंट्रोपी का जो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कार्नोट साइकिल के लिए, तो यहाँ पे पीएमएम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है। थ्योरी ही पूछेगा, इससे रिलेटेड बेसिकली कोई न्यूमेरिकल रेस नहीं होता। ओके, तो अगर आप लोग इतना पूरा थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेक्ट कर लो कि यहाँ पे आपको 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 20 उसमें हुआ था, 30-35 तक अभी हम पहुंच चुके हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज योर एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हमारे एसएससी जेई के जो भी एग्जाम पेपर फॉर्म करता है उसका, ठीक है। हमेशा एफिशिएंसी को कंप्रेशन रेशियो से कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता ही है। वर्क डन से रिलेटेड या हीट सप्लाइड, जिसमें अगर सपोज हीट सप्लाई कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, कंप्रेशन रेशियो किस में ज़्यादा होता है, ठीक है। और आपका जो बेसिकली आईसी इंजन में जो अभी आप लोग ये देखेंगे आगे, बट इसका पीवीटीएस डायग्राम पढ़ना ही है। दोनों में डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना, दोनों की एफिशिएंसी कितनी कितनी वेरी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन रेशियो, वो एक माइंडसेट बना के आप लोग एग्जाम में चले जाना, ठीक है। एक्सपेक्ट कर लो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑटो डीजल साइकिल से। नो आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, एसआई सीआई इंजन का डिफरेंस आपको 10-12 पॉइंट जो है वहीं से आपका पूरा का पूरा आईसी इंजन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। बट आईसी इंजन में कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, कूलिंग लुब्रिकेशन से बेसिकली आपको वाटर जैकेट है, एयर जैकेट है, ठीक है, कार्बोरेटर सिस्टम है, सॉरी रेडिएटर सिस्टम है क्या आप लोगों का, ऐसा पूछ सकता है। कूलिंग में, लुब्रिकेशन में बेसिकली वही होता है, ठीक है। लुब्रिकेशन में ऑयल का आप लोगों को पूछ सकता है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर के बारे में आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। वॉल टाइमिंग डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, बट वॉल टाइमिंग डायग्राम के आप लोग बेसिकली जो वॉल ओपनिंग है और वॉल क्लोजिंग कितने कितने डिग्री का होता है ये आप लोग पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो इतना पोर्शन अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर लीजिए 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। हो गए अभी तक हमारे टोटल 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है रेनकाइन साइकिल, ये आ गया आप लोगों का पावर प्लांट सब्जेक्ट का टॉपिक। रेनकाइन साइकिल स्टीम के लिए है, ठीक है। पीवीटीएस, एचएस, ठीक है, तीनों आपको देख के जाना है। कर्व पूछता ही है जनरली, कंपोनेंट पूछेगा, ठीक है। कंपोनेंट के बाद कंडीशंस दे सकता है, बॉयलर से अगर सुपर हीटेड में आउट हो रहा है तो व्हाट में बी द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन एट द टरबाइन इनलेट, तो टरबाइन इनलेट भी सेम आप लोगों का जो सुपर हीटेड में होगा वहीं पे होगा, ठीक है। तो कर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, जो पीवी प्लॉट है ना, पीवीटीएसएचएस प्लेन, उसमें से। नेक्स्ट इज आपका रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी विद एंड विदाउट पंपर। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि रैनकाइन साइकिल का एफिशिएंसी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले कौन कौन से 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से 4 कंपोनेंट है हमारे पावर प्लांट के, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स पे आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट 1 2 3 फॉर सपोज 1 2 2 इज बॉयलर, 2 2 3 इज योर टर्बाइन, देन योर कंप्रेशन, देन अ पंप, ठीक है, सॉरी कूलिंग टावर एंड देन पंप। तो इन चारों में से कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे है वो आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल, रनकाइन साइकिल में कंफ्यूज मत होना, दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। उसके बाद जो एफिशिएंसी बोला है विद एंड विदाउट पम्पर, तो बेसिकली है ऐसा, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है कि विथ भी क्या हो विदाउट पम्पर क्या हो, पम्पर बहुत ही कम होता है, तो कभी कभी हम उसको नेग्लिजिबल भी मानते हैं, 0.00123 वॉल्यूम पर मीटर क्यूब ऐसा सपोज हमको वो मिलता है, ठीक है। तो इतने कम वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, जब हमारा टरबाइन वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, पंप वर्क कम रहता है। तो एफिशिएंसी आपको विथ भी लेके कभी सॉल्व करने पूछ सकता है, विदाउट लेके भी सॉल्व करने पूछ सकता है, ठीक है। रेनकाइन साइकिल से आप लोग एक्सपेक्ट कर लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ रेनकाइन साइकिल से 2-3 क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है, सपोज एक मैजदा कॉलम दिया जिसमें आपको ऑटो साइकिल दे दिया, डीजल साइकिल दे दिया, कार्नोट साइकिल दे दिया, रेनकाइन साइकिल दे दिया, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आप लोगों को कवर होता है कि हाँ उसमें कार्नोट से रिलेटेड एक आ गया, आपका रेनकाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेपरेट जो पूछेगा वो मैं आपको टॉपिक स्पेसिफाई करते जाऊंगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका बॉयलर, तो रेनकाइन साइकिल के कंपोनेंट्स में आप लोगों को बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बॉयलर दिया हुआ है, ठीक है। बॉयलर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोगों का आ गया कंप्रेशर आ गया, ठीक है। सेकंड इज थर्ड आ गया आप लोगों का टरबाइन आ गया, ठीक है।
ये आप लोगों का नोजल। तो ये आप लोग को बेसिकली कहलाते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। ठीक है, जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे दिस इज योर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो यही आप लोगों को बेसिकली बॉयलर के लिए, कंप्रेशर के लिए, स्टीम टरबाइन के लिए, नोजल के लिए, ये आप लोगों को डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, बॉयलर में बेसिकली क्या क्वेश्चन रेज करता है कि डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, इफ द एग्जॉस्ट हीट इज फ्लोइंग इनसाइड अ ट्यूब, तो वो कौन से टाइप का बॉयलर हुआ। इफ वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब, तो वो कौन से टाइप का बॉयलर हुआ। आपके 8 से 10 वैरायटी के बॉयलर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, लोकोमोटिव बॉयलर, विल्कॉक्स बॉयलर, कॉकरेन बॉयलर, ठीक है, लंकाशायर बॉयलर, तो बहुत सारे बॉयलर हैं छोटे छोटे। हर किसी को बेसिकली आप लोग सिर्फ ये फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब से रिलेटेड जो भी आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, वही आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एडवांस में पढ़ना है, डिफरेंस आप लोग हर एक बॉयलर को कंपेयर करके एक शीट बना के पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आप लोगों का। बॉयलर से थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। एयर कंप्रेशर एंड देयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो कंप्रेशर में आपको टाइप्स ऑफ कंप्रेशर पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल में आप लोगों का कंप्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पढ़ना है। ओके, उसके बाद स्टेडी फ्लो डिवाइसेस में नोजल क्या है, डिफ्यूजर क्या है। ठीक है, नोजल पढ़ना है आप लोगों को, डिफ्यूजर पढ़ना है, टरबाइन, ठीक है, देन कंप्रेशर। ओके, तो ये 4-5 स्टेडी फ्लो डिवाइस आप लोगों को बेसिकली पढ़ के जाना है और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ से कवर होता है बॉयलर एंड एयर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल का। ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्लांट में आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ठीक है, साइकिल में कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा कि इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ से कैलकुलेट होता है, ओके, इवापोरेटर कहाँ पे एस्टेब्लिश होता है साइकिल में, कहाँ पे आप लोगों का कंप्रेशर रहेगा। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप लोगों का आइसेंथैल्पिक प्रोसेस आप लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्सपांशन वॉल्व में, तो उससे रिलेटेड ये पूछता है कि इट इज शॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस और एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और एक्सपांशन वॉल्व में कौन सा प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नोजल इंक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, विद कंजम्पशन ऑफ प्रेशर। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन में आप लोगों को बेसिकली पढ़ना जो है वो है आप लोगों का डिग्री ऑफ रिएक्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को टर्बो मशीनरी की बुक में अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, आगे जब डिटेल में आऊँगा वीडियोज़ में आप लोगों को बता दूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों को क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्वेश्चन 1-2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। टाइप्स ऑफ फ्लूइड का जो कर्व है वो देख के चले जाइएगा, तो ये जो टॉपिक है न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन, ओके, फ्लो थ्रू प्लेट, फ्लो थ्रू पाइप, ये आप लोगों को पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आप लोगों को पढ़ के जाना है। बेसिकली आप लोगों को कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ईयर, फ्लूइड स्टैटिक्स, प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर मेजरमेंट का टॉपिक यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है। एक्सपेक्ट कर लो कि अगर आप लोगों को न्यूटोनियन प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में 2 क्वेश्चन तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, ठीक है, दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं। यूनिट्स पे आप लोग हर एक टॉपिक पे आप लोग यूनिट को जरूर प्रेफरेंस दीजिएगा, खाली फॉर्मूला रट के नहीं, उसका फाइनली यूनिट हमको क्या मिलती है वो देख के जाइएगा, कभी कभी यूनिट से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर में मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन ट्यूब, इसका न्यूमेरिकल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़नी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो देखना ही, एडवांटेज डिसएडवांटेज से यही क्लियर हो जाता है कि आप लोगों का मैनोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो शायद वो यूट्यूब के वो डिसएडवांटेज हो या इंक्लाइन ट्यूब का वो आप लोगों का डिसएडवांटेज हो, तो ये चीज़ आप लोगों को कंपेरेटिव स्टडी पे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर का, जब लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो का बात आप लोग करें तो ये पूछता है कि व्हाट इज द बेसिकली रेंज ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंड इन बिटवीन ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्ट्रीमलाइन क्या है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन में बेसिकली आप लोगों का जो
यहाँ पे आएगा जो अगला टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन का। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप लोगों को मास फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट के हिसाब से आप लोगों को इक्वेट करना पड़ता है, वो आप लोगों का कंटिन्यूटी इक्वेशन में आएगा। अगर रो कांस्टेंट होता है तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन चेंज हो जाती है, ए वन वी वन अपॉन रो वन वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर रो कांस्टेंट है मतलब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, रो कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है आप लोगों का ए वन वी वन इज टू ए टू बी टू, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछ सकता है। अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में आप लोगों को इक्वेशन पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है, इसका एप्लीकेशन पूछेगा, इसका प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है, इसके बाद इसकी यूनिट्स के बारे में पूछ सकता है। ओके, इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपका आ गया वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, ऑरिफिस मीटर, ठीक है। तो ये सब आपके एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, ये सब आपके बर्नौली इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। और एप्लीकेशन ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए अलग से टॉपिक इसलिए बना दिया है क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन का जहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पे वो एप्लीकेशन है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं प्रेशर मेजरमेंट है, कहीं वेलोसिटी मेजरमेंट है, ठीक है, कहीं वेलोसिटी हेड है, कहीं प्रेशर हेड का मेजरमेंट होता है, ओवरऑल टोटल हेड कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ फ्लो ये हमने देख लिया बर्नौलीज इक्वेशन से वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आप लोगों का टॉपिक यहाँ तक कवर हो रहा है, यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने 45-50 क्वेश्चंस का कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे 10-12 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर लो, तो आप लोगों के हो जाते हैं टोटल 62 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाइड्रोलिक टरबाइन, ठीक है। देखिए 62-65 जो अभी हम काउंट करते चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेशन है कि हर एक टॉपिक में से इतना इतना आ सकता है, जो जनरली लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। वेरिएशन हो सकते हैं, बट मेरा ये वीडियो बनाने का, मेरा आपको एक्चुअल में एक्सप्लेन करने का इशू ये है कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, ठीक है। नाउ हाइड्रोलिक टरबाइन क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन का प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन बेसिकली पूछता है टाइप्स ऑफ टरबाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का आप लोगों को जनरली कभी कभी फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट, या फॉर्मूला दे दिया है, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं इसके न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है। हाई हेड टरबाइन, लो हेड टरबाइन, हाई स्पीड टरबाइन, लो स्पीड टरबाइन, कितने टाइप के आपके हाइड्रोलिक टरबाइंस होते हैं। यहाँ पे स्टीम टरबाइन की नहीं, यहाँ पे हाइड्रोलिक टरबाइन की बात हो रही है, ठीक है, जो आप लोगों ने फ्लूइड मशीनरी में पढ़ा है, ना कि टर्बो मशीनरी में। ओके, सेकेंड इज योर पंप। तो एक चीज आप लोग जरूर कीजिएगा, ये दो टॉपिक है इसको हमेशा कंबाइन करके पढ़िएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ भी आप लोगों को पंप के स्पीड के बारे में बात होती, पंप के हेड के बारे में बात होगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ पंप के बारे में बात होगी। टरबाइन में भी सेम है, स्पीड होगा, हेड होगा, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड होगी। डिफरेंस है आप लोगों को याद रखना है कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कभी कभी इन केस अगर रेशियो पूछ दिया तो आप लोगों को दोनों का फॉर्मूला होना चाहिए, तो अगर आप लोग एक साथ एक ही कंपैरेटिव बना के शीट बना के अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में क्लिक करेगा, क्वेश्चन आप लोगों से तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इन हाइड्रोलिक टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अभी तक हमारा लिस्टिंग चली गई है 72 क्वेश्चन का। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोगों का प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में सबसे पहले आता है आप लोगों का जो मटेरियल साइंस का टॉपिक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, ठीक है, मतलब मटेरियल्स का इंजीनियरिंग, मटेरियल जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसमें क्या देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोग मैकेनिकल मटेरियल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ते हो, तो आ जाता है आपका आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझ लो मैकेनिकल मटेरियल से, लेटिस स्ट्रक्चर से, डिफेक्ट से, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, ठीक है, हर एक टॉपिक से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट की क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हर एक डिफेक्ट्स के बारे में और हर एक आप लोगों के जो आयरन कार्बन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेगा ही, ठीक है। यूटेक्टिक, पेरिडोक्टा यूटेक्टिक, जितने भी आप लोगों के इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, कौन कितने कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन पे दो इक्वेशंस हम जनरेट किया हुआ है, कितने कितने टेम्परेचर पे आया हुआ है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज योर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। ये आप लोगों का बेसिकली आयरन कार्बन में आके ट्रिपल टी कर्व आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है आप लोगों को बेसिकली स्टील का, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, रेजिलियंस क्या है, प्रूफ रेजिलियंस क्या है, टफनेस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है सभी में, ये आप लोगों को देख के चलना है। ओके, इस टॉपिक से आप लोग एक्सपेक्ट कर लो कि 3 क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं कह आप लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल का टॉपिक है। इसके बाद आता है आपका बेसिकली प्रोडक्शन में पहला टॉपिक दिया हुआ है जो वेल्डिंग का। वेल्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग वेल्डिंग आएंगे तो आर्क वेल्डिंग और आप लोगों को गैस वेल्डिंग में डिफरेंस क्या है। गैस वेल्डिंग की वैरायटी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठाता है। आर्क वेल्डिंग से पूछा तो बेसिकली आप लोगों का जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दे सकता है। इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, कहाँ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़र है, कहाँ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़र है, किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो उसको बेसिकली डिफाइन कर देगा कि कौन सा टेक्निक आप लोग यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप लोग कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मेट वेल्डिंग कहाँ यूज़ होती है, रेलवेज के जो रेल है उनको ज्वाइन करने का जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा हुआ है आप लोगों से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। वेल्डिंग से आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेल्डिंग टेक्निक TIG MIG, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया आप लोगों को। टंगस्टन इनर्ट गैस, मेटल इनर्ट गैस आप लोगों से मतलब बेसिकली ये 2 टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, एक्सेट्रा भी दिया हुआ है मतलब। इसके बाद सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये सब भी आप लोगों का जो आर्क वेल्डिंग की वैरायटीज है उनको भी अच्छे से पढ़ना है। गैस वेल्डिंग की वैरायटी है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों का कवर करता है ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन, ठीक है। ब्रेजिंग सोल्डरिंग डिफरेंस पढ़ लेना, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड, ठीक है, पर्पस, प्रिंसिपल, एडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग, एडवांटेज ऑफ सोल्डरिंग, डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग, डिसएडवांटेज ऑफ सोल्डरिंग, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेल्डिंग डिफेक्ट हर साल 1 या 2 क्वेश्चन वेल्डिंग डिफेक्ट का होता ही है, ठीक है। वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये भी आप लोग को विथ रीजन पढ़ना है, ठीक है। खाली डिफेक्ट्स पढ़ने से नहीं होगा, विथ रीजन पढ़ना है, क्योंकि अगर रीजन पढ़े हो तो आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन सा डिफेक्ट किस तरीके से आ रहा है। और भाई बेसिकली टेक्निकल इंग्लिश वर्डिंग है जो भी हमारे डिफेक्ट्स के हैं, तो अगर आप लोगों को रीजन पता है तो आप लोग डिफेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, एनडीटी, तो एनडीटी इज बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का पार्ट है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आप लोगों को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है जो हमारे टेस्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है। थ्योरी है, थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है कि कितने टाइप के टेक्निक्स हैं, कितने प्रोसेस सॉरी कितने टेस्टिंग कितनी तरह की टेस्टिंग होती है, ठीक है। और वाई वी प्रेफर एनडीटी ओवर डीटी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के ओवर हम एनडीटी को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब आ गया फाउंड्री कास्टिंग। कास्टिंग में पैटर्न, अलाउंसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग। मैं मोटा मोटा टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं। अलाउंसेस कितने होंगे, पैटर्न में पॉजिटिव अलाउंस नेगेटिव अलाउंस क्या होता है, ठीक है। राइजर गेटिंग सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है, वर्टिकल गेटिंग, बॉटम गेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके कास्टिंग के पूरे पार्ट्स को पढ़ना है, कौन सा आप लोगों का राइजर है, कौन सा रनर है, ठीक है। चैपलेट क्या होते हैं आप लोगों के, पिल स्केल क्या होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ आप लोगों को देखते हुए चलना है। ओके, मेथड मैंने बता दिया। डिफेक्ट्स, कास्टिंग डिफेक्ट का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। ये जो बेसिकली आप लोग देखेंगे जो प्रोडक्शन का टॉपिक है, ठीक है, प्रोडक्शन के टॉपिक में चाहे वेल्डिंग हो, चाहे आप लोगों का कास्टिंग फोर्जिंग हो, ठीक है, चाहे और भी आगे आप लोगों का आएगा यहाँ पे जो मशीन टूल है, इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफेक्ट हैं और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, यही मैटर करता है आप लोगों के टोटल स्टडी में। ओके, और ये जो कास्टिंग डिफेक्ट है आप लोगों का, कास्टिंग डिफेक्ट और वेल्डिंग डिफेक्ट हैं बहुत सारे, तो हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्टरनेटली आप लोग देख लो कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाकी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के समझ के चले जाना, ठीक है ना। फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन, ठीक है, अब ये फोर्जिंग आ गया ना, तो इसके भी फोर्जिंग के डिफेक्ट, एक्सट्रूजन क्या है, कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, ये आप लोगों को देख के चलना है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्जिंग या एक्सट्रूजन मान के चलो 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। फोर्जिंग डाई का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन के मेथड्स पूछ सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को देख के जानी है। मेटल कटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेटल कटिंग प्रिंसिपल में बेसिकली आप लोगों को क्या बोला, मेटल रिमूवल रेट के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिमूवल हो गया, तो मटेरियल रिमूवल में टूल्स कौन से यूज़ किए, सिंगल पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का आप लोगों को पूरा फॉर्मूला पढ़ के जाना है, जो अर्न्स मर्चेंट थ्योरी है वो आप लोगों को देख के जानी है, ठीक है। इसके बाद कटिंग टूल्स, ठीक है। कटिंग टूल्स क्या, वही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये आप लोगों को देखना है कौन सा कटिंग टूल कौन से मशीन टूल में यूज होता है, ठीक है। कटिंग टूल मशीन टूल अलग अलग चीजें हैं। मशीन टूल किसको कहा जाता है, ये आप लोगों का आ गया मशीनिंग टूल्स, ठीक है। मशीन टूल्स क्या है, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, ये सब आपके मशीन टूल कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें लगता है आप लोगों का कटिंग टूल, ओके, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ओके। तो कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट आप लोगों को पढ़ के जाना है, उसके नोमेनक्लेचर, कौन सा एंगल क्या होता है, कौन सा फेस को क्या बोलते हैं, फ्लैंक क्या होता है, टूथ क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को देख के जानी है। कटिंग टूल से आप लोग फोर्जिंग एक्सट्रूजन में 2 से 4 क्वेश्चन, मेटल कटिंग प्रिंसिपल कटिंग टूल में आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, मेटल रिमूवल रेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाएगा आप लोगों का, या कटिंग टूल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग विथ लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग। तो लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, हर एक मशीन टूल का आप लोगों को पहला चीज इसका बॉडी स्ट्रक्चर, किस मटेरियल का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन क्यों प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ के जानी है, ठीक है। इसके पार्ट्स को पढ़ना है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक हो गया, जॉ चक हो गए आप लोगों के, कौन सा थ्रेड यूज होता है फॉर रोटेशन, सॉरी फॉर द मूवमेंट ऑफ योर वर्क पीस, ठीक है। ये सब चीजें पूछा हुआ है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को, वो आप लोगों को स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। ड्रिलिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग बोरिंग में डिफरेंस पूछा हुआ है, ओके। शेपिंग में कौन सा ऑपरेशन, यस। शेपिंग का जब बात आती है तो हमने सबसे पहले थ्योरी ऑफ मशीन में मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोग यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में जो 4 बार लिंकेज में इसके जो इन्वर्शंस पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को आता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, वो कहाँ यूज होता है, शेपिंग मशीन में, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन वाइज वर्सा घुमा के दे सकता है, शेपिंग में कौन सा मोशन यूज होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है, या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन से मशीन में यूज होता है, ठीक है। उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ग्राइंडिंग, मशीन टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बेसिकली आप लोग देखेंगे कि ये जो सभी मिला के आपके प्रोसेस है, वेल्डिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जब बात आती है, ठीक है, फाउंड्री कास्टिंग, मतलब आपने एक एक कंपोनेंट बना लिया, उस कंपोनेंट को असेंबलिंग करने वाला जो बात है, वो बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में यूज होता है। 70-75 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे, मान के चलो ये टॉपिक आप लोगों को कवर कर देता है 20 से 25 क्वेश्चंस, ठीक है। दैट में कंटेन थ्योरी, दैट में कंटेन सम न्यूमेरिकल। राइजर रेट जो आप लोगों को कास्टिंग है, यहाँ से आप लोगों का न्यूमेरिकल आ सकता है। वेल्डिंग का जो आर्क वेल्डिंग है, उससे आप लोग को वोल्टेज और एम्पियर जो आप लोग का करंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मशीन टूल से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, थ्योरी ही आएगा। मेटल कटिंग प्रिंसिपल जो मेटल रिमूवल रेट का क्वेश्चन है, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल अभी तक देखिए, हमने ये जो टॉपिक कवर अप किया है अभी तक, ओके। तो ये टॉपिक जो है पार्ट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमने आज देखा है, थ्योरी ऑफ मशीन से मिला के, जो आप लोग एंड तक जाके देखेंगे, आप लोगों का जो ये फ्लूइड फ्लूइड का टॉपिक, फ्लूइड डायनामिक्स, आइडल फ्लूइड, देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तक जब तक आप लोग आके देखेंगे, तो आप लोगों का आउट ऑफ 100 पूरा कवर अप हो चुका है। जो भी लास्ट पेपर्स आए हुए हैं, उन्हीं का एनालिसिस करके ही मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन से टॉपिक में कितना आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100, बिकॉज आप लोग टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल बहुत दिन से छूटा होता है, क्योंकि मैंने वीडियो 1 में भी आप लोगों को बताया था, इस वजह से टेक्निकल को बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को बना के जाना है, ओके। जब तक आप लोगों का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट मत करो कि आप लोग 70-75 ला सकते हो, बिकॉज 70-75 इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई जा रहा है, ठीक है। नॉन टेक्निकल की गारंटी आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो, बट टेक्निकल की गारंटी मैं खुद बताने पे ले सकता हूँ कि यस, अगर आपने पूरे टॉपिक्स पढ़े हैं तो आप लोग का आराम से डेटा स्टैटिक है, सभी चीज स्टैटिक है, आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग 70-75 ला सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 85 क्वेश्चन तक आप लोगों को अटेम्प्ट तो जाना ही चाहिए।
ओके, तो एक या दो टॉपिक आप लोग छोड़ते हो तो आप लोगों का वही 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव जा रहा है आप लोगों का। तो आउट ऑफ 96 या 95, जब 5 नंबर का छोड़े आपने 95 में आपने अगर कॉम्पिटिशन किया तो 75 लाना मतलब 20 मार्क्स का डिफरेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसी सब छोटे छोटे आप लोगों के मार्जिन को आप लोगों को कवर अप करना है। ओके, तो आज का जो वीडियो था बेसिकली आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आई विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ये जो टॉपिक है बेसिकली आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट्स, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। बिकॉज टाइम कम है इसलिए हम वीडियोस कुछ जल्दी ही बनाएंगे। वीडियो शॉर्ट होंगे, ऑल्दो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज पूरे सिलेबस को हमको डिस्कस करना था। बट बाकी वीडियोस हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो आप लोग देख ले सकते हैं, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वह मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर लीजिए कि जैसे मैंने तैयारी की थी, मैंने भी सेम एग्ज़ाम दिलाया है, सेम एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरी स्ट्रैटेजी जो थी मैंने कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया था, टाइम शेड्यूल मैंने भी कुछ ऐसा बना के चला था। ऑल्दो उस टाइम वो ऑफलाइन पेपर था, अभी ऑनलाइन है, ठीक है। माई गाइडेंस विल बी कि आप लोग भी सब्जेक्ट्स को, कोई भी टॉपिक को बिना पढ़े मत जाइएगा, सब टॉपिक को कवर करके जाइए, ठीक है। एटलीस्ट वहाँ पे कुछ आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग चल गया, आपके क्वेश्चंस बन गए, तो वो आप लोगों के लिए बोनस ही है। ओके, सो फॉर टुडे आप लोगों के लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, जो बेसिक सिलेबस का हमारा डिस्कशन था। ओके, वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन कॉलम पे है। टेलीग्राम चैनल को भी मैंने डिस्क्राइब वीडियो पे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन कॉलम में ही, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी मैंने दी हुई है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।